हाँ जी बच्चों, लास्ट क्लास में हमने टॉपिक पढ़ा था सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कि फॉरेन करेंसी की या फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई कब कब आती है। ठीक है ना। अच्छा, सप्लाई हमारे देश में आने की बात कर रहे हैं हम या हमारे देश से जाने की बात कर रहे हैं? फॉरेन करेंसी देश में आने की बात कर रहे हैं, जाने की बात कर रहे हैं? आने की बात कर रहे हैं। क्या लिखा है? इनफ्लो। क्या लिखा है? अच्छा मेरे को बताओ, सप्लाई कब कब आएगी बच्चों? जब हम अपना जो हमने ऑलरेडी लोन दिया था किसी फॉरेन पार्टी को, उससे हम अपने लोन की क्या करेंगे? रिकवरी करेंगे। लाओ भाई हमारा पैसा वापस करो। तो हमारे यहाँ पे बच्चों क्या आएंगे? हाँ, फॉरेन एक्सचेंज आएगा, डॉलर्स आएंगे, या आप ऐसे बोल सकते हो फॉरेन करेंसी आएगी। नेक्स्ट है जब हम क्या करने वाले हैं? एक्सपोर्ट करने वाले हैं। किसका? गुड्स और सर्विसेज का। देखो ये चिंटी बोल रही है ना, ये लो पैसे। अरे इधर देखो तो साइड में। हाँ ये कह रही है ये लो पैसे। तो सब, हाँ, चेहरे पे देखो कितनी चमक आई एकदम से। हाँ जी। तो पैसा आ रहा है या जा रहा है? अरे बोलो पैसा आ रहा है जा रहा है? पैसे से मतलब है मेरा किससे? फॉरेन एक्सचेंज से मतलब है मेरा। ठीक है ना। फॉरेन एक्सचेंज हमारे यहाँ पे आ रहे हैं जब हम एक्सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है? टूरिज्म। ठीक है ना। जब बाहर वाला बंदा भारत के अंदर घूमने आ रहा होगा, यहाँ का बंदा बाहर घूमने जा रहा होगा, बाहर का बंदा यहाँ पे आ रहा होगा। ठीक है ना। तो उस केस में हमारे पास क्या आएंगे? फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी आएगी। नेक्स्ट है यूनिलेटरल ट्रांसफर्स रिसीव्ड फ्रॉम अब्रोड। यूनिलेटरल ट्रांसफर हमें बाहर से मिल रहे होंगे। ये याद है ना? ध्यान से देखो इस बच्चे को। हाँ, ये ऑस्ट्रेलिया गया था ना। हाँ, कैसे भूल सकते हो भैया? वहीं पे ही कर लिया इसने जो कुछ करना था। ठीक है ना। अभी वहां से क्या कर रहा है? अभी अपने आप तो बड़ा कमाता है लेकिन रेगुलरली क्या भेजता रहता है यहाँ पे? हाँ ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज भारत के अंदर आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है। तो इससे हम सप्लाई पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है बच्चों इन्वेस्टमेंट। क्या है बच्चों? थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं जो आज का टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको सप्लाई में, वहां पे मैं एक टॉपिक पूछूंगा आपसे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और अगर आप वहां पे कंफ्यूज होगे तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो इसलिए सुनते रहो अभी, क्योंकि वो जस्ट पॉइंट कब आ जाएगा, कब वो स्किप कर दोगे आप पता ही नहीं पड़ेगा। फिर चीजों को अननेसेसरली रिपीट करना पड़ेगा। हाँ जी। इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। जब बाहर के बंदे भारत के अंदर क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे। और इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं? वही एफडीआई, और जैसे हम कर सकते थे बाहर एफडीआई और एफआईआई, ऐसे ही बाहर वाले भी हमारे यहाँ पे एफडीआई और एफआईआई कर सकते हैं। एफडीआई बोले तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एफआईआई बोले तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। कौन सी इन्वेस्टमेंट? अच्छा जी। तो इससे हमारे यहाँ पे सप्लाई होगी। और लास्ट है बच्चों स्पेकुलेशन। क्या है? यानी कि जब लोग सट्टा खेलेंगे, किस पे खेलेंगे बोलो? फॉरेन करेंसी पे। किस पे खेलेंगे? और हम यहाँ पे हमारे लोग खेलना चाहेंगे सट्टा, या ज्यादा वो लोग खेलना चाहेंगे? वो लोग कैसे खेलना चाहेंगे? जब उनकी करेंसी क्या होगी? उनकी करेंसी डेप्रिशिएट होगी और हमारी करेंसी क्या होगी? अप्रिशिएट होगी। क्योंकि उन्होंने महंगे में क्या लेके रखे हैं? नहीं, डॉलर नहीं लेके रखे हैं, महंगे में आईएनआर लेके रखे हैं। महंगे में क्या लेके रखे हैं? महंगे से मतलब है मेरा जब रेट ज्यादा था, फॉरेन एक्सचेंज रेट ज्यादा था, यानी कि जब $1 इज इक्वल टू 82 रुपीज थे, तो उन्होंने ना क्या खरीद लिए? डॉलर दे करके क्या खरीद लिए बच्चों? आईएनआर खरीद लिए। अब जब हमारी करेंसी अप्रिशिएट हो जाएगी, हमारी मतलब डॉलर, सॉरी रुपी क्या हो जाएगा? अप्रिशिएट। इसका मतलब वो क्या हो जाएंगे? डेप्रिशिएट हो जाएंगे। तो उस केस में क्या हो, जब हमारी करेंसी क्या होगी? अप्रिशिएट होगी, तो एक्सचेंज रेट क्या रहने वाला है? कम रहने वाला है। 82 से लेट सपोज 65 हो गया। कितना हो गया? 65। कितने का गैप आ गया बच्चों? 17 का गैप आ गया। कितने का गैप आया? अच्छा, अब वो क्या करेगा? वो वापस से डॉलर खरीद लेगा। क्या दे करके? आईएनआर दे करके। अभी $1 को खरीदने के लिए, वापस से खरीदने के लिए उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे? कितने? 65। लेकिन जब उसने आईएनआर खरीदे थे तो कितने मिले थे? 82 मिले थे। तो एक्स्ट्रा 17 रुपीज उसके पास रह जाएंगे ना। उसको भी वो किस में कन्वर्ट करा सकता है? डॉलर में। किस में कन्वर्ट करा लेगा? तो उसको फायदा हो जाएगा, एक्स्ट्रा कमा लेगा। तो ऐसे लोग जब स्पेकुलेट करना चाहते हैं तो तब वो क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? और जाते जाते बच्चों मैंने आपको बस इतनी सी बात बताई थी कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, बोलो, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन।
देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन करेंसी की सप्लाई में और फॉरेन एक्सचेंज रेट में पॉजिटिव रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है? पॉजिटिव। और इसका मैंने आपको डायग्राम तो नहीं बना के दिखाया था, बस इतना जस्ट बताया था। ठीक है, देखो कैसे, वही जैसे बच्चों किसका ऑपोजिट है ये, जैसे हमने डिमांड के केस में बनाया था। जल्दी से बताओ मुझे, ये वाई एक्सिस, ये क्या है? एक्स एक्सिस, और ये ओरिजिन, और ये वाई एक्सिस, और ये क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्या है बच्चों? और यहाँ पे हम ले लेते हैं सप्लाई, किसकी? सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। और इसका बच्चों पॉजिटिव कर्व होता है। कैसा कर्व होता है? एसएस इज द सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इसका मतलब क्या है कि जब ये अपवर्ड स्लोपिंग होता है तो ये डिपिक्ट करता है कि दो चीजों के बीच में, और वो दो चीजें क्या है यहाँ पे? फॉरेन एक्सचेंज रेट और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, उनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। कैसा रिलेशन? पॉजिटिव का मतलब होता है कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, और अगर पहले वाला मान लिया डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने वाला है तो दूसरे वाला भी उसी डायरेक्शन में आएगा, दूसरा वेरिएबल भी। करके देख लेते हैं बच्चों। नमन भैया मैं ऐसे समझ में नहीं आया, आपने जो बोला एक बार करके बता दो आप। मान लिया, देखो बच्चों, इतना तो प्राइस था, माने फॉरेन एक्सचेंज रेट, ओपी इज द फॉरेन एक्सचेंज रेट, और ओक्यू क्या थी बच्चों? सप्लाई थी। ठीक है, अब लेट सपोज रेट बढ़ के OP1 हो गया। कितना हो गया? OP1 हो गया। देखना आप सप्लाई भी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। देखो सप्लाई भी बढ़ गई और OQ1 हो गई। और अगर रेट घट गया तो देख लो, मान लिया रेट हो गया OP0, तो देखो सप्लाई भी कितनी हो गई बच्चों? OQ0। समझ में आई बात? इसका यहाँ पे तो चलो भैया, चलो ये डायग्राम तो हमें समझ में आ गया, लेकिन इसका कोई एग्जांपल दे सकते हो आप? हाँ बिल्कुल दे सकता हूँ। जो मैंने आपको अभी फैक्टर्स पढ़ाए कि किन किन फैक्टर से सप्लाई होती है, मैं आपको एनालाइज कराता हूँ, और फिर जो मेरे को एक ना कंफ्यूजिंग, जहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, वो वाला क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। देखते हैं कि कितने बच्चे बताएंगे या उसे समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। खैर बच्चों, हमने पहला फैक्टर देखा रिकवरी ऑफ इंटरनेशनल लोन्स। क्या देखा? रिकवरी ऑफ इंटरनेशनल लोन्स। जब हम क्या करेंगे? रिकवरी करेंगे इंटरनेशनल लोन की, तो हमारे यहाँ पे क्या होने वाली है? सप्लाई। सारे बच्चे जानते हैं क्या होने वाली है? सप्लाई। अब मान लिया एक्सचेंज रेट क्या हो गया, आज के दिन पे जो है वो ज्यादा हो गया उससे। आज के दिन पे 80 का रेट है। कितने का रेट है? 80 का रेट है। और अब रेट हो गया 90 का। कितने का हो गया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो फॉरेनर है वो मिस्टर जेम्स है, वो जेम्स हमारा लोन जल्दी से जल्दी चुकाना चाहेगा इस टाइम पे या नहीं चुकाना चाहेगा? नहीं चुकाना चाहेगा। चुकाना चाहेगा, क्यों? मतलब हमारा लोन रीपे करना चाहेगा वो। सोचो आप कैसे। अदिति बताए कि अदिति बड़े कंफर्मेशन के साथ बोल रही है। पहले वो बैंक के पास जाता था, फिर वो डॉलर दे करके क्या खरीद के लाता था? INR खरीद के लाता था। और वो INR किसे पे करता था? हमें पे करता था। जब $1 खरीद के लाता था तो आप बोल रहे हो उसे कितने मिलते थे? 80 मिलते थे। तो उसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट थी या जो लोन की ऑब्लिगेशन थी कितने से कम होती थी पहले? 80 रुपीज से। कितने से कम होती थी? अभी बच्चों क्या बढ़ गया? आगे बोलो। वेरी गुड। अब क्या हो रहा है? एक्सचेंज रेट बढ़ गया, और $1 में कितने हो गए बच्चों? 90 हो गए। तो अब वो जब बैंक के पास जाता है तो उसे 80 के बजाय कितने मिलते हैं? 90 मिलते हैं। और जब उसे 90 मिलेंगे तो उसका लोन, पहले जब वो मेरे को रीपे कर रहा था लोन, तो $1 में कितने का ही लोन रीपे हो पा रहा था उसका? 80 रुपीज का। ठीक है ना? लेकिन अभी क्योंकि एक्सचेंज रेट बढ़ गया तो उसे कितने मिल पा रहे? 90। तो उसका लोन कितने हद तक कम हो जाएगा? 10 रुपए ज्यादा कम हो जाएगा। तो एक बात बताओ आप मेरे को, लोन वो पहले वाली सिचुएशन में ज्यादा चुकाना चाहेगा या अब वाली सिचुएशन में? क्योंकि अब उसकी जिम्मेदारी, उसकी जो ऑब्लिगेशन है वो ज्यादा कम हो जाएगी। तो उसे अच्छा फील होगा या बुरा फील होगा? अभी अभी देखो आप कि मैंने क्या बोला कि एक्सचेंज रेट में और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन होता है। आप मुझे बताओ, पॉजिटिव रिलेशन नहीं है यहाँ पे। जैसे एक्सचेंज रेट बढ़ा तो वो मेरा लोन ज्यादा रीपे करना चाहेगा, और ज्यादा रीपे कर मतलब लोन रीपे करना चाह रहा है। तो अभी हमें पता है कि रिकवरी ऑफ लोन क्या होती है? उससे सप्लाई आती है। क्या आती है? तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जब जब भी एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तब तब भी हमारे यहाँ पे क्या आएगी? सप्लाई आएगी। किसकी?
इसकी फॉरेन एक्सचेंज की। इसकी एक वाइस वर्सा सिचुएशन ले लें, 80 का रेट अभी कितने का हो गया, ना 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 कम करना है, 70 का हो गया। कितने का हो गया, 70 का। तो इस केस में जो मैंने ग्राफ बना के दिखाया था आपको, तो जैसे ही एक्सचेंज रेट बच्चों कम होता है तो सप्लाई भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सारे बच्चों को पता है बिल्कुल बात। अच्छा, इसको एग्जांपल से देख लेते हैं। अभी जो रेट 80 से 70 का हुआ है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये मेरा लोन चुकाना चाहेगा इस केस में, नहीं चुकाना चाहेगा, या ये आगे वेट करेगा? अभी क्यों नहीं चुकाएगा और वेट क्यों करेगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। क्योंकि अगर ये अभी चुकाता है लोन, तो सारे बच्चे कह रहे हैं कि कितने तक की ही हमारी रीपेमेंट हो पाएगी, 70 तक की। लेकिन ये तो ज्यादा से ज्यादा करना चाहता है, तो ये वेट करेगा कि यार ये फ्यूचर में रेट बढ़ जाए, तब तक वेट करेगा ना। और जैसे रेट बढ़ जाएगा तो बताओ सप्लाई हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, और रेट अगर कम हो रहा है तो सप्लाई रुक जाएगी। छोड़ो, जाने दो। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसको भी देख लो। और सेम एज आप डिमांड में भी करके देख सकते हो, जो मैं आज यहाँ पे बता रहा हूँ ऐसा डिमांड में भी करके देख सकते हो आप, ठीक है। एक्सपोर्ट के केस में जब क्या होगा, सारे बच्चों को पता है कि हमारी करेंसी अगर डेप्रिशिएट हो जाती है, डेप्रिशिएट कब होती है, जब एक्सचेंज रेट बढ़ता है। उस केस में एक्सपोर्ट के ऊपर हम क्या देख के आए, इम्पैक्ट देख के आए। क्या देख के आए, क्या कैसा इम्पैक्ट पड़ता है बताना? पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। कैसा इम्पैक्ट? और जब पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी कि एक्सचेंज रेट बढ़ने से क्या हुआ, हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। करेंसी तो डेप्रिशिएट हुई है हमारी, एक्सचेंज रेट बढ़ा है, और हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। और जब एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा, सप्लाई आएगी किसकी, फॉरेन एक्सचेंज की। बिल्कुल। नेक्स्ट है, अभी वो मिस्टर जेम्स है ना, उसकी वाइफ ने बोला यार बड़ा मन है भारत घूमने का, ठीक है ना, बड़ा मन है भारत घूमने का, और रेट चल रहा है आज $1 का 80 रुपए। उसने बोला नहीं नहीं आज नहीं जाते। मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में एक्सचेंज रेट क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। क्या होने वाला है, जब चलेंगे भारत घूमने। क्यों, क्यों? अभी अगर अभी आता है तो $1 दे करके उसे कितने मिलेंगे, तो वो भारत में कितने खर्च कर पाएगा। लेकिन अगर मान लिया, लेट सपोज मैं अच्छा सा गैप लेता हूँ, ऐसा होगा नहीं, लेकिन मैं आपको जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि बच्चों को अगर ज्यादा गैप रखते हैं ना तो ज्यादा समझ में आएगा। मान लिया ये डॉलर का रेट कितना हो गया, 150 हो गया, होना नहीं चाहिए, बर्बाद हो जाएंगे हम, ठीक है ना। लेकिन जो फॉरनर है ना, उनको तो मजा आ जाएगा ना ऐसे में। तो अगर ये रेट कितना, हाँ ये बोल रहा ये जो सारे फॉरनर है ना, कह रहे भारत की सिटीजनशिप ले लेंगे वो सारे, वो थाईलैंड पटाया सब छोड़ करके, ठीक है ना, बैंकॉक छोड़ करके सब यहीं पे आ जाएंगे। हाँ जी, सुबह सुबह यार, सावन का महीना चल रहा है, तुम कुछ भी बोलते हो। हाँ, नहीं अच्छे, गलत बात नहीं कर रहा। हाँ, सावन का महीना है, आ भी सकते हैं, तुम बुलाओगे तो आ जाएंगे। हाँ, चलो इनकी बातों पे ध्यान मत दो। हाँ, ये ऐसे ही है। सुनो सुनो सुनो, हम किसकी बात कर रहे थे बच्चों? हाँ, टूरिज्म की बात कर रहे थे। तो अगर रेट कितना हो गया, 150 हो गया, 150 हो गया, तो अब बताओ, अब वो घूमने आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, अगर उसकी वाइफ जबरदस्ती करके, मान लिया जब 80 का रेट था, जबरदस्ती करके ले आई भी, तो वो उसको यहाँ से कुछ शॉपिंग नहीं कराएगा, है ना। वो बोलेगी कि मेरे को 2 पर्स चाहिए, वो बोलेगा एक भी नहीं मिलेगा। लेकिन अभी अगर रेट कितना हो जाएगा, तो अरे तुम समझो इकोनॉमिक्स का पर्सनल लाइफ पे कैसे फर्क पड़ता है। और अगर रेट हो गया 150, वो मांगेगी एक, ये बोलेगा दो। अरे ये भी ले ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि अभी एक्सचेंज रेट क्या हो गया, पहले 80 आ रहे थे, अभी कितने आ रहे हैं, 150 आ रहे हैं। तो उसको तो फायदा ही हो रहा है ना, कोई बात नहीं, मेरे को तो फायदा हो रहा है तो एक्स्ट्रा ले ले भाई, ठीक है ना, वैसा। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट, क्या है? अच्छा, भारत में इन्वेस्टमेंट तो रुपीज में करनी पड़ेगी। अब बाहर वाला बंदा, जैसे ये शेख है, और मान लिए दिरहम है, दिरहम का रेट कोई भी है, लेट सपोज एक दिरहम में कितने आते हैं, लेट सपोज 40 आते हैं। कितने आते हैं? 40 रुपीज आते हैं। कितने आते हैं? 40 आते हैं। तो अभी अगर क्या होगा बच्चों, अगर एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा, 40 के बजाय कितना हो जाए, 60 हो जाए, कितना हो जाए, तो ये बंदा, ये शेख भारत में इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना चाहेगा या कम करना चाहेगा? ज्यादा करना चाहेगा, और उससे सप्लाई आएगी। और अगर ये एक्सचेंज रेट कम हो जाए तो कम करना चाहेगा। अच्छा, स्पेकुलेशन, ये मैंने आपको समझा ही दिया था, स्पेकुलेशन की जब वो बंदा सामने वाला, जो अभी समझाया ना आज ही की क्लास में, जो फॉरेनर है, वो क्या करना चाहता है, गेन करना चाहता है, किससे? हमारी करेंसी के तो एप्रिसिएशन से, और अपनी करेंसी के डेप्रिसिएशन से। तो उस केस में सप्लाई होती है, क्या होती है?
अब इसी पॉइंट को मेरे को लिंक करना है। एक बार पहले ये देख लो, सप्लाई देख लो, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब जो सप्लाई कर्व है अपवर्ड स्लोपिंग है, कैसा है? अरे देखो ना बच्चों, कैसी बात कर रहे हो यार आप। मान लिया ये सप्लाई थी और इतना रेट था, अभी अगर देखो रेट बढ़ गया तो सप्लाई भी क्या हो जाने वाली है? बढ़ जाने वाली है। बोलो तो सही आप। अगर रेट में क्या कर दूं, कम कर दूं, देखो तो सप्लाई क्या हो गई? सप्लाई भी कम हो गई। 50 के रेट पे 100 की सप्लाई हो रही है, 125 के रेट पे 300 की सप्लाई हो रही है और 75 के रेट पे 200 की सप्लाई हो रही है। आप समझ सकते हो? कोई शक? इसका टेक्स्ट पढ़ाऊं? नहीं, ऐसे कैसे बात बनेगी बच्चों अगर मना करोगे आप? ये करा दूंगा यार मैं फिक्स। पता क्या है कि जब जब भी वो होता है ना, नेटवर्क में प्रॉब्लम होती है, बारिश के आने से नेटवर्क में प्रॉब्लम होती है तो कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है। तो आप जो बोल रहे थे ना, तो बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। हाँ, कोऑर्डिनेशन बिगड़ रहा है। सुनो सुनो सुनो, इधर सुनो। बारिश तो अभी फिलहाल 17-18 तारीख तक ऐसे रहने वाली है। शुक्र मनाओ कि अभी स्ट्रेंथ दिख रही है यहाँ पे आपको आज, एक केवल किसको छोड़कर, प्राची को छोड़कर। चलो आगे सुनो। द सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज पॉजिटिवली स्लोप्ड। जो सप्लाई कर्व होता है किसका? फॉरेन एक्सचेंज का। वो कैसा होता है? पॉजिटिवली स्लोप, जैसे अपवर्ड स्लोप भी बोल सकते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अरे भैया लेफ्ट टू राइट तो वो भी बोला था आपने, वो डिमांड कर। अरे वो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होता है, ये लेफ्ट टू राइट अपवर्ड होता है। समझ में आ रही है आपको बात? आगे, इट मीन्स दैट देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, यानी कि पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट में एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में। अब उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। हायर द फॉरेन एक्सचेंज रेट, जितना ज्यादा क्या होगा? मोर विल बी द सप्लाई। सप्लाई क्या होने वाली है? ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड वाइस वर्सा, और उसका क्या होगा? उल्टा होगा। आप ऐसे भी बोल सकते हो, इट कैन ऑल्सो बी सेड दैट whenever our home currency depreciates, जब हमारी होम करेंसी क्या होगी बच्चों? then the supply of foreign exchange increases, तो फॉरेन एक्सचेंज की जो सप्लाई है वो इंक्रीज होगी। अरे डेप्रिशिएट हमारी करेंसी कब होती है? जब एक्सचेंज रेट बढ़ता है, और जब एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ेगी, इंक्रीज होएगी। एंड व्हेनेवर आवर होम करेंसी एप्रिशिएट्स, और अगर हमारी होम करेंसी क्या हो रही है? एप्रिशिएट हो रही है, देन द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डिक्रीजेस, क्योंकि हमारी करेंसी एप्रिशिएट होने से एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा, और एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। कोई शक? नहीं समझ में आया? ध्यान से पहले वाली और दूसरे वाली आधी लाइन पढ़, बोल के अच्छे से बोल के पढ़ ताकि सारे बच्चों को सुनाई दे। नहीं, इट कैन ऑल्सो बी सेड दैट व्हेनेवर, पूरा ही पढ़ना, वो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। जब हमारी होम करेंसी डेप्रिशिएट होने से, ये बता दे फॉरेन एक्सचेंज रेट पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा फॉरेन एक्सचेंज रेट पे? इंक्रीज होएगा। क्या होएगा? आगे पढ़ो। देन द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, आगे समझ में नहीं आया? मुझे बता, सप्लाई में और फॉरेन एक्सचेंज रेट में कैसा रिलेशन होता है? सप्लाई में और फॉरेन एक्सचेंज रेट में, सारे बच्चे बताओ कैसा रिलेशन होता है? पॉजिटिव होता है। और अगर हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो फॉरेन एक्सचेंज रेट पे बताओ क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ेगा, और वो बढ़ेगा तो सप्लाई भी क्या होगी? एंड के बाद, अब एंड के बाद अपने मन में पढ़ ले। आगे समझ में सारे बच्चों को? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? देख लो, अभी मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं। अभी हमने बताया कि पॉजिटिव रिलेशन होता है किसमें? फॉरेन एक्सचेंज रेट में और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में। इसका मतलब अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो सप्लाई भी, सारे बच्चे ध्यान से सुनना, एक लाइन में जो बोलूंगा इसके आगे। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो सप्लाई भी, और फॉरेन एक्सचेंज रेट घटेगा तो सप्लाई भी घटेगी। क्यों त्यागी जी, सही बोल रहा हूं मैं? अच्छा, अभी मैं एक हेडिंग पढ़ा के आया हूं बच्चों आपको, स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन
तो वो तो सप्लाई जब करना चाह रहा था जब हमारी करेंसी अप्रिशिएट हो रही थी, और हमारी करेंसी अप्रिशिएट होने का मतलब क्या है? हमारी करेंसी अप्रिशिएट होने का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज रेट का घटना। तो ज्यादा सप्लाई वो कब करना चाह रहा था? बताना मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कभी ऐसे मान के बैठ जाओ मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो तो सप्लाई जब करना चाह रहा था ना ज्यादा, जब फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हो जाए? कम हो जाए। तो ये तो कहीं कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो गया दो बातों में, कि अगला जो स्पेकुलेट करता है, फॉरेनर जो अगर वो स्पेकुलेट करना चाहता है तो वो सप्लाई कब करता है? जब एक्सचेंज रेट कम होएगा। वो तो सप्लाई ज्यादा करना चाहेगा, यस और नो। लेकिन अभी मैं आपको क्या पढ़ा के आया हूं? देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, यानी कि अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट घटेगा तो सप्लाई क्या होनी चाहिए? फाइनल मेरा सवाल सुनो, कि मैं आपको ये पढ़ाया मैंने अभी आपको कि अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट घटेगा तो सप्लाई भी घटेगी। लेकिन स्पेकुलेशन वाले केस में याद करो कि स्पेकुलेशन वाले केस में फॉरेन एक्सचेंज रेट घट रहा था तो वो सप्लाई करना चाह रहा था, तभी तो उसे गेन होता। हाँ जी, तो ये कहीं कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आ रहा है? मैं लिख के बताता हूँ आपको। क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया ना आपको? क्वेश्चन आया समझ में? इतना आसान तो क्वेश्चन है नहीं। मुझे तो पक्का तो पता है कि अगर 40% बच्चों को ही, अगर मेरे 2 बार बोलने के बाद 40% बच्चों को समझ में आया ना क्वेश्चन, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चन थोड़ा आड़ा टेढ़ा है, ठीक है ना? इतनी जल्दी से समझ में नहीं आने वाला है। और मैंने अपने आप से ये सिचुएशन बनाई है आपको, ताकि मैं एनालाइज कराना चाहता हूँ कि आप डिफरेंसेस भी देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो। मैंने क्या बोला अभी बच्चों? अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट घटता है तो जो सप्लाई है किसकी? फॉरेन एक्सचेंज की, वो भी कम ही होएगी। इतनी बात में कोई शक? इतनी बात में कोई शक आपको? नहीं। और जब फॉरेन एक्सचेंज रेट घटता है तो हमारी जो होम करेंसी है, इस केस में होम करेंसी क्या होने वाली है? एप्रिशिएट होने वाली है। क्या होने वाली है? एप्रिशिएट होने वाली है। कोई शक इतनी बात में? मेरा सवाल ये है कि जब फॉरेन एक्सचेंज रेट घटेगा तो जो फॉरेनर है, फॉरेनर मेक गेन, वो क्या करेगा? वो गेन करेगा। अगर वो स्पेकुलेट कर रहा है, क्या कर रहा है? इफ ही और शी स्पेकुलेट्स। इतनी बात मेरी समझ में आती है आपको? या ये वाली सिचुएशन समझाऊंगी ये कैसे होगी? वापस से एक बार रिकॉल करा दूं। वो 82 में क्या लेगा? डॉलर खरीदेगा, सॉरी डॉलर खरीदेगा बोल रहा हूं, आईएनआर खरीदेगा। और जब हमारी करेंसी क्या हो जाएगी? अप्रिशिएट हो जाएगी हमारी करेंसी, तो वो क्या कर देगा? वापस से अपने डॉलर खरीद लेगा। जब उसने आईएनआर खरीदे थे तो $1 देकर के कितने आए थे उसको? आईएनआर 82। लेकिन अब देने की बारी है, वापस आईएनआर देने की बारी है, ये डॉलर लेने की बारी आई है। तो कितने रुपए दे करके वो डॉलर खरीद लेगा? 65 दे करके $1 खरीद लेगा। एक्स्ट्रा कितने बचेंगे उसके पास? 17 रुपीज बचेंगे। उनको भी वो किस में कन्वर्ट करा लेगा? डॉलर में कन्वर्ट करा लेगा। उसे क्या हो जाएगा? फायदा हो जाएगा। ये सिचुएशन ये लिखी है जो नीचे वाली, जो मैंने ये बना के बताई आपको, ठीक है ना? अच्छा, अब जब फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो रहा है, यानी कि हमारी करेंसी क्या हो रही है? अप्रिशिएट हो रही है। अरे फॉरेन एक्सचेंज रेट के कम होने से हमारी करेंसी अप्रिशिएट होती ना। जब वो क्या हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो रहा है, तो वो सप्लाई करना चाह रहा है। तो वो सप्लाई करना चाह रहा है, हाँ बोलो ना भाई। वो डॉलर वापस से क्या करना चाहता है? खरीदना चाहता है। क्या करना चाहता है? तो वो सप्लाई जब भी तो करना चाह रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये मैं बता नहीं रहा हूँ आपको। मेरा क्वेश्चन ये है, मैं देखना चाहता हूँ कि आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, कि कहीं आपको ये बताना है कि मैंने क्वेश्चन भी सही फ्रेम किया नहीं किया। कभी ये मान के बैठ जाओ कि मैंने क्वेश्चन सही फ्रेम किया है और उसका उसमें उलझे रहो। आपको मेरे को ये बताना है कि मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ। सही बोल रहा हूँ तो उसका रीजन देना है, और अगर कहीं पे मैं लैग कर रहा हूँ, कोई चीज को मैंने अननेसेसरीली यहाँ पे क्या किया है? रिलेट किया है, तो उसका मेरे को रीजन बताना है आपने, ताकि मैं ये श्योर हो सकूं कि आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाए, जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की मैंने, वो आपको एक्चुअल में समझ में भी आए या नहीं भी आए।
और वापस से मैं वापस से एक बार फिर लास्ट बार क्या कर दे रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ। फॉरेन एक्सचेंज रेट घटेगा तो सप्लाई भी घटेगी, सारे बच्चों को पता है। लेकिन अगला सप्लाई जब करना चाह रहा है, अगर वो स्पेकुलेट कर रहा है जब फॉरेन एक्सचेंज रेट घटेगा, तो बताओ यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो गया कि इस केस में तो वो सप्लाई बढ़ाना चाह रहा है जब फॉरेन एक्सचेंज रेट घटेगा, और मैंने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा है आपको, फॉरेन एक्सचेंज रेट घटेगा तो सप्लाई भी घटेगी। बताओ इसका रीजन दो मेरे को, मैं यहाँ पे क्या चल रही है, मतलब पहले तो बताओ मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ मैं सही नहीं बोल रहा हूँ, तो सप्लाई कैसे बढ़ जाएगी? हाँ जी, तो बताओ ना उसको, एक तो रीजन मांग रहा हूँ मैं आपसे। INR के रेट बढ़ेंगे, हाँ। क्या? मतलब डॉलर और ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रेट के इंक्रीज, मतलब रेट बढ़ जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो फिर देन ये तो दूसरे रास्ते पे निकल जाएंगे हम। हाँ हाँ हाँ, डॉलर में कन्वर्ट करा लेगा, लेकिन नहीं, मेरा सवाल ये नहीं ना, आप मेरे हिसाब, जहां तक मैं पहुंच पा रहा हूँ वहां तक अभी आप मेरे को ऐसा लगता है पहुंच ही नहीं पाए। हाँ जी, नहीं 60 का पहले अपने, चलो मत बताओ, $1 60 का था रेट। लेकिन बच्चे हमारे यहाँ पे ना, मैंने अभी ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं बनाई कि जहाँ पे रेट बढ़ रहे हैं, मैं केवल एक ही चीज पे स्टिक रखना चाहता हूँ अभी आपको। एक्सचेंज जितने भी केस बना रहे हो ना आप, जो भी आपको रीजनिंग बतानी है वो रेट घटा के बताओ, क्योंकि वो फिर और ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे आप। पहले सारे बच्चे बताओ, कितने बच्चे ईमानदारी से मेरे सवाल समझ पाए मैं जो बोल रहा हूँ? भैया एक बार तो क्लिक तो हुआ था लेकिन वो एक टाइप से वो जो बोलते हैं ना कॉन्फिडेंस कि हाँ भाई समझ में आ गया, वो नहीं आ रहा। सवाल वापस से रिपीट करता हूँ, कॉन्सेप्ट ये है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट घटेगा तो सप्लाई भी घटेगी, लेकिन स्पेकुलेशन वाले केस में ऐसा नहीं हो रहा है कि वो सप्लाई ज्यादा, मैं पूछ रहा हूँ आपसे ये जो लाइन लास्ट वाली बोल रहा हूँ, कि क्या ऐसा नहीं हो रहा है कि इसमें स्पेकुलेशन वाले केस में कि अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट घट रहा है तो सप्लाई बढ़ रही है, ऐसा फील नहीं हो रहा है आपको? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ जी, बोलो सारे बच्चे, टेक योर टाइम। त्यागी जी, सवाल समझ में आया आपको? आ तो रहा है, कुछ बोलना है? शुरू में लिए थे, हाँ। और जब बाद में क्या हो रहा था, बाद में उसे वापस से, सुनो सुनो, बाद में उसे वापस से क्या करने थे, डॉलर खरीदने थे या बेचने थे? एक छोटा सा कैच है बच्चों, मुझे लगता है कि आप वहां तक जा ही नहीं पा रहे हो। INR तो अप्रिशिएट हुआ बाद में, उसने वापस से डॉलर खरीदे, क्या खरीदे? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैंने क्वेश्चन जो बना के दिया, नहीं वो ठीक नहीं है। वो यहाँ पे सप्लाई का तो कोई गेम ही नहीं है। सप्लाई जो मैंने लिखा है कि सप्लाई क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, सप्लाई का तो कोई गेम है ही नहीं है। आप समझ नहीं पा रहे हो, और यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि बच्चों, जब वो क्या कर रहा है, वापस से डॉलर क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है, तो वो डॉलर की सप्लाई कर रहा है, डॉलर की डिमांड कर रहा है। सारे बच्चे बताओ, तो यही तो पूछना चाहता था मैं आपसे। आपको ये बताना था कि नहीं नहीं भैया, डॉलर की वो सप्लाई कहाँ हो रही है, ये तो आपने क्वेश्चन ही गलत फ्रेम किया है। वहां पे डॉलर की क्या हो रही है, डिमांड हो रही है। क्या हो रही है, डिमांड हो रही है। नहीं समझ में आया अभी भी? जब 65 का रेट हो गया, $1 इज इक्वल टू 65, तो वो डॉलर खरीदना चाहता है उस केस में, डॉलर बेचना चाहता है, और खरीदने में डिमांड लगती है, सप्लाई होती है। इतनी सी बात थी यार। हाँ जी। अच्छा, एक और चीज रियलाइज कराऊं यहाँ पे, वो आज के दिन पे
आज के दिन पे जब वो 82 का रेट है तो वो क्या करना चाहता है, आईएनआर खरीदना चाहता है। क्या खरीदना चाहता है, आईएनआर खरीदना चाहता है। क्या दे करके, इसका मतलब वो आज के दिन पे क्या कर रहा है, सारे बच्चे सुनना, आज के दिन पे डॉलर की क्या कर रहा है, सप्लाई। क्या कर रहा है, डॉलर की सप्लाई कर रहा है, क्योंकि आज रेट क्या है 82 का है और उसे ऐसा लगता है फ्यूचर में 65 का हो जाएगा, एक्सचेंज रेट कितना हो जाएगा 65 का हो जाएगा। तब मैं क्या कर दूंगा, तब मैं क्या कर दूंगा, डिमांड कर लूंगा। क्या कर लूंगा, उसे ऐसा लग रहा है डॉलर की क्या कर लूंगा, डिमांड कर लूंगा। आज तो मैं क्या कर रहा हूं, सप्लाई कर रहा हूं। तब क्या कर लूंगा, तब वो सप्लाई नहीं करेगा, तब वो सप्लाई कम करेगा, क्योंकि नियर फ्यूचर की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, अभी किसी को समझ में आया, देखो एग्जाम में तो ये आने वाला है नहीं है। और समझो अगर ये एग्जाम में आ गया इस टाइप से, अगर उसने कुछ क्वेश्चन फ्रेम कर दिया है ना, इतना मतलब अजीबोगरीब सा क्वेश्चन बना दिया, तो समझो कि तुम्हारी किस्मत खराब है कि तुम्हारे एग्जामिनेशन में इतना अजीबोगरीब टाइप का क्वेश्चन आया है। वैसे तो आएगा नहीं। अब ये बताओ कितने बच्चों के डिस्कशन समझ में आया, कितने बच्चों के सर के ऊपर से बाउंसर गया, आ गया। जिनका हाथ थोड़ा नीचे है उनको कम समझ में आया, जिनका ऊपर है उन्हें फुल समझ में आया। बच्चों सिंपल सी बात ये है, फाइनली कंक्लूड करता हूँ कि जो मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया ना यहाँ पे, जो मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि फॉरेन एक्सचेंज रेट के कम होने से डॉलर की सप्लाई क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। और फिर मेरा क्वेश्चन ये था कि कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, इसका आंसर ये है, आपने ये बोलना है भैया कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हुआ, कॉन्ट्राडिक्शन मैंने, तुम बोलोगे फिर भैया एग्जाम में क्वेश्चन जो एग्जामिनर है वो गलत फ्रेम करेगा। अरे बच्चों वो क्वेश्चन नहीं आते डिफेंड और रिफ्यूट वाले, कि आप इस स्टेटमेंट को डिफेंड करो या रिफ्यूट करो, तो वैसा क्वेश्चन बनेगा इससे। ठीक है, अगर बना तो बहुत टफ पेपर बना, तो इस चैप्टर से खास कर तो। अच्छा, तो आपको ये बोलना है कि नहीं भैया हम इस स्टेटमेंट को क्या करते हैं, रिफ्यूट करते हैं। क्या करते हैं, बाद में मेरे को ये मत बोलना बच्चों कि नमन भैया आपने केस स्टडी डिस्कस नहीं की थी। ठीक है ना, इतनी देर से मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि केस स्टडी है। ठीक है, हाँ, तो सप्लाई यहाँ पे इंक्रीज नहीं होगी, यहाँ पे तो वो डिमांड करेगा ना, वापस से डॉलर को खरीदेगा ना, क्योंकि रेट क्या हो गया, एक्सचेंज रेट कम हो गया। तो उसे क्या करने पड़ेंगे, कम रुपए आईएनआर देकर के, फॉरेनर को आईएनआर कम देकर के उसे वापस से क्या मिल जाएगा, उसका डॉलर मिल जाएगा। तो वो डॉलर की सप्लाई नहीं कर रहा है इस केस में, इनफैक्ट क्या कर रहा है, डॉलर की डिमांड कर रहा है। हाँ बोलो। और देखो अब ध्यान से सुनना, डॉलर की क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है। तो जो डिमांड है किसकी, फॉरेन एक्सचेंज की, हाँ बोलो ना, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और हम रिलेशन क्या पढ़ के आए हैं, अभी तो पढ़ के आए पीछे वाले टॉपिक में, कि फॉरेन एक्सचेंज रेट में और डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। हो नहीं गया, देखो यहाँ पे कम हो गया रेट तो डिमांड क्या हो गई, फॉरेन एक्सचेंज की बढ़ गई। यस और नो, ये समझाना चाहता हूँ बस आप। ठीक है, आगे चल सकते हैं। सप्लाई वाला हो गया हमारा टॉपिक। एक बार बस ये और देख लो लास्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, और उसके बाद रिवाइज करा रहा हूं मैंने अभी तक आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ाया। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट एग्जाम का क्वेश्चन है जो इस बार आ रखा था, जो मैंने आपको शुरू में एनालाइज करा दिया था कि रेट कैसे निकलता है, हाउ एक्सचेंज रेट, ऐसा क्वेश्चन था ना पेपर में, हाउ एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड अंडर द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो कैसे बोला था आपने कि अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड थ्रू द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। फिर आप उसमें अगला बुलेट लिख सकते थे, whenever demand curve of foreign exchange and supply curve of foreign exchange intersect each other, है ना, and at the at that point या at this point the rate so determined in the market is called as equilibrium exchange rate। ठीक है ना, ऐसे exchange rate निकलता है, and this can be better understood with the help of given diagram। और वो डायग्राम ऐसे बना सकते थे आप, जो मैंने बना के भी दिखाया था आपको, वही तो लिखा हुआ है यहाँ पे, उसी का आंसर है जो हमने बहुत काफी दिन पहले कर लिया, 3-4 क्लास पहले कर लिया था। देखो, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द इंटरेक्शन ऑफ फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, वही लिखा है कि डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग रेट निकलता है। आगे बोल रहा है इक्विलिब्रियम रेट इज डिटरमाइंड, इक्विलिब्रियम रेट निकलता है और कहां पे निकलता है, एट अ लेवल, उस लेवल पे निकलता है वेयर द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल टू द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। यहाँ पे बताना कितना आएगा रेट, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है इन्होंने, और यहाँ से एक लाइन ऐसे डाल दोगे इधर, तो 70 और 75 के बीच में आएगा ये, 72.5 बोल दूं मैं,
ये क्या आ जाएगा आपका इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। कोई शक? बस ये इसका डायग्राम है। इनमें बताना डिमांड कर्व कौन सा है? ब्लू वाला। और ऑरेंज वाला क्या है? भैया ये भी कोई पूछने की बात है, यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे देख लो। हाँ जी, वैसे भी पता है भैया, मैं ऐसी बात कोई ना है बच्चों। अच्छा एक बात बताओ, अभी तक तो हमने क्या पढ़ा था? अभी तक तो हमने पढ़ा था, मैं नया टॉपिक नहीं करा रहा हूँ, बस समझा रहा हूँ कि नया टॉपिक क्या है। मैं रिवाइज कराऊंगा आपको पुराने में। कौन से वाला? अच्छा हाँ भैया, हमने देखा हुआ है, मुझे पता। सुनो 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 सुनो, अभी तक हमने एक पॉइंट ऐसा फाइंड आउट किया है कि जहां पे रेट निकल जाए। क्या निकल जाए? अब रेट निकलने के बाद की कहानी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं बच्चों, एक बार मार्केट में डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट कर गई, क्या कर गई? क्या हमेशा इक्विलिब्रियम की पोजीशन रहेगी मार्केट में, यानी कि पोजीशन ऑफ रेस्ट रहेगी मार्केट में? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो कभी भी प्रैक्टिकली पॉसिबल। भैया आप ऐसा किस बेस पे बोल रहे हो कि मार्केट में ये जो सिचुएशन है कि वो हमेशा ऐसे नहीं रहेगी? बच्चों डिमांड एंड सप्लाई हमारे हाथ में कोई ना है, वो तो किससे बनती है डिमांड एंड सप्लाई? तो लोगों से बनती है, सब मिलाकर के जो जो भी इंटरेक्ट कर रहे हैं किसमें, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। अच्छा कोई बंदा डिमांड करने से मना कर देगा? अगर उसे चाहिए फॉरेन करेंसी तो डिमांड तो करेगा ना, वो अगले को बेचनी है तो वो क्या करेगा? सप्लाई करेगा। तो डिमांड एंड सप्लाई तो कॉन्टिन्यूसली मार्केट में होती जाएगी ना, और कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा होती जाएगी। हाँ बोलो। और अभी अगर डिमांड और सप्लाई में चेंज होगा तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या फॉरेन एक्सचेंज रेट में जो पहले निकला था वो डिस्टर्ब हो सकता है? नहीं हो सकता है? बिल्कुल, क्योंकि पहले रेट निकला था पहले की डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग। अभी जो रेट निकलेगा वो किसके अकॉर्डिंग निकलेगा? अभी की डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग। और क्या वो जो रेट डिस्टर्ब हुआ है वो कम और ज्यादा भी हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है कि रेट कम हो जाए और ऐसा भी हो सकता है रेट ज्यादा हो जाए। लेकिन भैया उसकी प्रोसीजर क्या है ना, उसकी प्रोसीजर क्या है, हमें वो पढ़ना है। आज इसको ही पढ़ाऊं जल्दी से, फाइनली बताओ, आज पहले इसको ही पढ़ाऊं या रिवाइज कराऊं? रिवाइज करा दूं? चलो, तो सारे बच्चे बोल रहे हैं कि पहले रिवाइज करा दो। इस चैप्टर में अभी तक हमने क्या पढ़ा है, एक बार क्या हो जाएगा, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्या हो जाएंगे, रिफ्रेश हो जाएंगे। इसको मैंने इसका हल्का सा टच बता दिया आपको, शुरुआत तो मैं इसको कल की क्लास में करूंगा इसका। अब बड़ा आसान है यार, इतने सारे केस नहीं पढ़ने। एक्चुअली में क्या है कि ये टॉपिक हम पढ़ के आए हैं 11th क्लास में, इसके कंटेक्स्ट में नहीं पढ़ा। वहां पे हमने नॉर्मल डिमांड एंड सप्लाई के कंटेक्स्ट में पढ़ा, लेकिन वहां पे क्या था, वहां पे तो गहराई थी, डेप्थ थी, बहुत ज्यादा डेप्थ थी। और कितने केस किए थे हमने वहां पे? 24 केसेस किए थे। कितने केसेस किए थे? माइक्रो इकोनॉमिक्स का बच्चे लास्ट वाला चैप्टर होता है डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट प्राइस, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम प्राइस। तो वहां पे 24 केसेस बनते हैं। यहाँ पे इतना मैं आपको इतना डेप्थ में लेके जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जस्ट कितने हैं, 4 केस है। सिंपल, या तो डिमांड बढ़ेगी या तो डिमांड घटेगी, या तो सप्लाई बढ़ेगी या सप्लाई घटेगी। यहाँ पे साइमल्टेनियस चेंज वाले क्या नहीं है, केस नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली तो वे भी हो सकते हैं। प्रैक्टिकली यहाँ पे 16 केस बनेंगे, लेकिन आपके सिलेबस में इतने नहीं है, केवल 4 है। कितने हैं? 4, ठीक है। खैर वो हम बाद में पढ़ेंगे, आज हम क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं शुरू से इस चैप्टर को। चलो करें बच्चों स्टार्ट। सारे बच्चों को पता है कि हर एक देश के अंदर अपनी खुद की करेंसी चलती है। किसकी करेंसी चलती है? खुद की करेंसी चलती है। और सारे बच्चों को यह भी पता है कि हम ट्रेड इंटरनली भी करते हैं और एक्सटर्नली भी करते हैं। जब हम इंटरनल ट्रेड करते हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात, क्योंकि दोनों ही पार्टी, बायर भी और सेलर भी, एक ही कंट्री के हैं और एक ही उनकी जो फंक्शनल करेंसी है वो एक ही है, यानी कि जिसमें वो अकाउंट्स बनाते हैं, जिसमें ट्रांजेक्शन होती है, वो करेंसी एक ही है। लेकिन प्रॉब्लम अराइज हो सकती है जब हम क्या करने वाले हैं, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस करने वाले हैं। उस केस में एक पार्टी, यानी कि मे बी बायर और मे बी सेलर, जो है या तो बायर किसी कंट्री का होगा और जो सेलर है वो किसी दूसरी कंट्री का होगा। या ऐसा हो सकता है कि सेलर लेट सपोज किसका है, इंडिया का है, और बायर कहाँ का है, फॉरेन का है। इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो इस केस में अगर मैं एक्सपोर्टर हूं, अगला इंपोर्टर है, तो मेरे को क्या मिलना चाहिए, मेरे को पेमेंट मिलेगी। क्या मिलेगी? लेकिन उसके यहाँ पे तो डॉलर चलते हैं और मेरे यहाँ पे तो आईएनआर चलते हैं, तो उसने क्या कराना पड़ेगा, कन्वर्ट करा के मेरे को पेमेंट करनी पड़ेगी। और अगर मैं इंपोर्टर हूं और वो क्या है, एक्सपोर्टर है, तो उसके यहाँ तो क्या चलते हैं, डॉलर चलते हैं, वो तो किस में लेगा पेमेंट, डॉलर में लेगा।
मेरे यहाँ क्या चलते हैं, INR चलते, तो मेरे को क्या कराना पड़ेगा, INR को किस में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, डॉलर में कन्वर्ट करा करके इसको पेमेंट करनी पड़ेगी। नो। अच्छा, तो बच्चों यही सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें ये जो इंट्रोडक्शन में कि हमें ऐसे ऐसे ट्रांजेक्शन जब हम करते हैं तो ये दिक्कतें आती है, ऐसे ऐसे हमें करना होगा। अच्छा, बात ये आती है, सबसे पहला सवाल ये आता है कि जी फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। फॉरेन एक्सचेंज माने फॉरेन करेंसी, या उसे क्या भी बोल सकते हैं, फॉरेक्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फॉरेक्स बोल सकते हैं। हाँ, फॉरेक्स, फॉरेन का फॉर और एक्सचेंज का एक्स, ठीक है ना, फॉरेक्स। बात समझ में आई। फॉरेन जो फॉरेन एक्सचेंज होता है वो क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेफर्स टू द ऑल करेंसीज अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी ऑफ अ गिवन कंट्री। अगर मैं भारत के लिए बात करूं तो भारत के लिए भारत की करेंसी को छोड़ करके जितनी भी करेंसी है वो सब क्या है, फॉरेन एक्सचेंज है या फॉरेक्स है या फॉरेन करेंसी है। ठीक है, एग्जांपल बताओ मेरे को दो चार, सारे बच्चे बताओ जल्दी से एग्जांपल। US डॉलर, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, ठीक है ना, जापानीज येन, दिरहम, ठीक है ना, यूरो, तो दिनार, ये सारी क्या है हमारे लिए फॉरेन करेंसी है। क्या है, अब बात ये आती है कि जी फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। वो रेट जिस रेट पर एक करेंसी को दूसरी करेंसी से एक्सचेंज किया जाता है उस रेट को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। या मैं ये भी बोल सकता हूं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी, एक करेंसी का प्राइस दूसरी करेंसी की टर्म्स में। यस और नो। अच्छा, जैसे कि $1 इज इक्वल टू रुपीज, कुछ भी बोलो, 82 बोलो, 83 बोलो, या अगर मैं 1 रुपए की वैल्यू निकालू, 1 रुपी इज इक्वल टू 1/82 डॉलर, ठीक है ना, वैसे। नेक्स्ट है बच्चों सिस्टम्स ऑफ एक्सचेंज रेट। सारे बच्चों को पता है कितने सिस्टम होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम वो सिस्टम होता है जहां पे रेट कैसे निकलता है, कैसे निकलता है, हाँ, गवर्नमेंट क्या करती है यहाँ पे, रेट फिक्स करती है, सिंपल। इससे मार्केट में क्या आती है, स्टेबिलिटी आती है। क्या आती है, स्टेबिलिटी आती है। और क्या हुआ, जो ये है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, इसके कितने बच्चे होते हैं, पहला गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, दूसरा ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, ठीक है ना। अच्छा, जो पहले वाला है गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, इसका दूसरा नाम बता दो एक बार, मिंट पैरिटी वैल्यू ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम। दूसरा क्या है ब्रेटन वुड्स का, एडजस्टेबल टैक्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक है ना। अच्छा, दोनों के अंदर क्या है, दोनों के अंदर जो रेट निकलता है वो किसके बेसिस पे निकलता है, गोल्ड के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, हर एक कंट्री ने अपनी करेंसी की वैल्यू को डिफाइन करना होता है किसकी टर्म्स में, गोल्ड की टर्म्स में। और फिर गोल्ड को बेस मान करके हम दो करेंसी का क्या निकालते हैं, एक्सचेंज रेट निकालते हैं। मैंने कई बार एग्जांपल लिया है, लेट सपोज हमारी करेंसी में 5 ग्राम क्या है बच्चों, गोल्ड है, और अगली डॉलर में क्या है, 10 ग्राम गोल्ड है। तो मेरे को $1 को लेने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे, 2 देने पड़ेंगे, ठीक है ना। मैंने एग्जाम्पल मतलब एग्जाम्पल तो सेम लिया लेकिन नंबर्स मैंने क्या कर दिए, चेंज कर दिए। तो पहले हमें कितने, अच्छा अगर 2 ग्राम गोल्ड हो हमारी करेंसी में तो 5 रुपए देने पड़ेंगे, और अगर 5 ग्राम गोल्ड है तो हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे, 2 रुपए देने पड़ेंगे। इतनी बात समझ में आई। ये तो था क्या बच्चों, कौन सा, गोल्ड स्टैंडर्ड। बात करते हैं ब्रेटन वुड्स की। ब्रेटन वुड्स में कुछ नहीं है, सारी चीजें सेम है, बस क्या फर्क है कि जो बीच में कौन आ जाता है, यहाँ पे डॉलर आ जाता है। दो करेंसी ने, यूरो ने जीबीपी से हमें क्या करना है, एक्सचेंज करना है, दोनों करेंसी को आपस में एक्सचेंज करना है, लेकिन बीच में किसके थ्रू होगा वो, हर एक करेंसी ने अपनी वैल्यू डिफाइन करके रखी होगी गोल्ड की टर्म्स में। पहले हम क्या करेंगे, गोल्ड के बेसिस पे किस में कन्वर्ट करेंगे, डॉलर में। फिर डॉलर से क्या लेंगे हम, मान लिया यूरो है, यूरो को हमें किस में कन्वर्ट करना है, पाउंड में कन्वर्ट करना है। तो डायरेक्टली नहीं कर सकते बच्चों, बीच में डॉलर को लाना पड़ेगा। डायरेक्ट कहां पे कर सकते थे, गोल्ड सिस्टम में, गोल्ड स्टैंडर्ड में। यहाँ पे हमें यूरो से क्या परचेज करने पड़ेंगे, फिर डॉलर से क्या परचेज करने पड़ेंगे, पाउंड परचेज करने पड़ेंगे। तो वैसा चलेगा इसमें। तो ये दोनों सिस्टम हो गए बच्चों, सारे कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया। रिफ्रेश हो रही है चीजें या नहीं हो रही है, ये डायग्राम याद आ रहा है आपको। अच्छा, अब पढ़ते बच्चों फिक्स के मेरिट। क्या पढ़ते हैं, फिक्स के मेरिट पढ़ते हैं, मेरिट ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। जल्दी से बता दो मेरे को क्या आता है, एमटी उसकी एमएसजी, एम फॉर मार्केट स्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी ऑफ कैपिटल। मार्केट एक तो स्टेबल रहेगी, ऐसे 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 नहीं रहेगी, स्टेबल रहेगी, ठीक है ना।
और क्या रहने वाला है, क्या होने वाला है, मोबिलिटी ऑफ कैपिटल। कैपिटल क्या करने वाली है, मूव करने वाली, क्योंकि कोई भी जो एक्सचेंज रेट है उसमें चेंज होने का तो डर नहीं है। नेक्स्ट है हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज है वो क्या रहने वाली है, सरकार ने आज जो सोच करके पॉलिसीज बनाई है फ्यूचर में वो पॉलिसीज रन करने वाली है, क्योंकि उनमें कोई चेंज होगा ही नहीं है। एक बार जो हमने पॉलिसी बनाई वो लॉन्ग टर्म तक के लिए चल सकती है। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, क्योंकि रेट में तो कोई भी चेंज हो नहीं रहा है, तो इससे क्या होगा, इंटरनेशनल ट्रेड का जो है ना उसमें क्या रहने वाली है, ग्रोथ होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे एक जो रिस्क फैक्टर है ना वो एलिमिनेट हो गया, ये बात है। नेक्स्ट है बच्चों इसके डिमेरिट्स। डिमेरिट्स है ह्यूज गोल्ड डिस्करेज इक्विलिब्रियम। ह्यूज माने ह्यूज रिजर्व्स ऑफ गोल्ड रिक्वायर्ड। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली करेंसी को एक्सचेंज हम किस में कर रहे हैं, गोल्ड में, तो गोल्ड के क्या बनाने पड़ेंगे, रिजर्व बनाने पड़ेंगे, पैक में हमें गोल्ड को रखना पड़ेगा, उसके रिजर्व मेंटेन करने पड़ेंगे, तो ये प्रॉब्लमेटिक बात है। दूसरी, ह्यूज रिजर्व्स ऑफ गोल्ड हाइंडर द मूवमेंट ऑफ कैपिटल। ह्यूज रिजर्व्स ऑफ गोल्ड हाइंडर द मूवमेंट ऑफ कैपिटल। जब हमने इतने सारे गोल्ड के क्या बनाए, रिजर्व्स बनाए, तो इनसे कैपिटल मूवमेंट क्या हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है ना। हमारे पास 100 रुपए थे, 100 में से हमने रिजर्व कितने बना लिए, 50 के हमने क्या बना लिए, रिजर्व बना लिए, तो बाकी ट्रांजेक्शन करने के लिए कितना ही पैसा बचा, 50 ही बचा, जबकि हम तो ट्रांजेक्शन कितने से कर सकते थे, 100 से कर सकते थे, तो इसने कैपिटल के मूवमेंट को रोक दिया। दूसरी बात। तीसरा क्या है, डिस्करेज वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल क्या होती है बच्चों, वेंचर कैपिटल होती है कि जब हम क्या करते हैं, हम फॉरेन एक्सचेंज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं इन द होप ऑफ गेनिंग प्रॉफिट, लेकिन ऐसा ये तो क्या करती है, डिस्करेज करती है, क्योंकि यहाँ पे तो रेट क्या रहने वाला है, फिक्स रहने वाला है। मैंने डॉलर अगर आज मान लिया जो खरीदा है, तो उसका 2 साल बाद भी रेट वही रहने वाला है ना डॉलर का, हाँ बोलो ना, तो मैं उसमें कोई पैसा तो कमा नहीं सकता, तो यहाँ पे जो वेंचर कैपिटल होती है वो डिस्करेज हो जाती है, क्या हो जाती है, डिस्करेज, ठीक है। वेंचर कैपिटल मैंने समझा दिया आपको। नेक्स्ट बोल रहे हैं फिक्स एक्सचेंज रेट में नॉट बी द इक्विलिब्रियम रेट। जरूरी नहीं है कि जो फिक्स एक्सचेंज रेट होगा वो इक्विलिब्रियम हो ही, क्योंकि ये तो रेट किसने फिक्स किया है, तो कोई डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग तो हुआ नहीं है, तो ये कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम हो भी सकता है, अगर सरकार ईमानदार है तो इक्विलिब्रियम रहने वाला है, और अगर नहीं है तो इक्विलिब्रियम रेट नहीं रहेगा, या तो कम रहेगा या तो ज्यादा रहेगा। एक यहाँ पे एक कंट्री को क्या हो जाएगा, फायदा, और दूसरी कंट्री को नुकसान हो जाएगा। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम सारे बच्चों को पता है क्या होता है, जहाँ पे रेट किसके थ्रू निकलता है, डिमांड और सप्लाई के थ्रू निकलता है, ठीक है ना। और ये जो रेट है वो फ्लक्चुएट करता है फ्रीली मार्केट के अंदर, ईयर टू ईयर करता है, डे टू डे करता है, इवन सेकंड टू सेकंड करता है, हर 3 सेकंड में क्या हो जाता है, रेट रिफ्रेश हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है क्या बच्चों, कोई भी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता, फ्रीली रेट निकलता है डिमांड और सप्लाई से। दैट्स व्हाई इसको बोलते हैं बच्चों फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट बोलते हैं, या फ्री रेट ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं, ठीक है। या इसको हम क्या भी बोल सकते हैं बच्चों, पार रेट ऑफ एक्सचेंज भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, या इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज भी बोल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो इंटरेक्शन करते हैं किसके अंदर, मार्केट के अंदर, तो इंटरेक्शन कैसे होता है, कौन करता है इंटरेक्शन, डिमांड और सप्लाई कौन करता है, बोलो ना, डिमांड और सप्लाई कौन करता है, जो थाउजेंड्स ऑफ बैंक्स है, बड़े सारे जो बैंक्स है, जो फर्म्स है, इंस्टीट्यूशंस है, वो डिमांड और सप्लाई करते हैं, से यस और नो। अच्छा आगे, ये एक्सचेंज रेट ऐसे निकलेगा, अभी तो पढ़ा है मैंने आपको, ऐसा डायग्राम अभी नीचे भी तो बताया था, यहाँ पे प्रॉपर मैंने टॉपिक कराया आपको, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है बच्चों, ऐसी मार्केट जिस मार्केट के अंदर फॉरेन करेंसी की डिमांड और सप्लाई की जाती है, हाँ बोलो ना। अच्छा, अब मेरिट देख लेते हैं किसके, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के, जो उसके क्या थे, उनको अपोजिट कर दो तो क्या बन जाएंगे। अच्छा, उसके क्या थे, ह्यूज गोल्ड डिस्करेज इक्विलिब्रियम, वहां पे ह्यूज गोल्ड की जरूरत थी, यहाँ पे क्या लिखा है देखो, गोल्ड रिजर्व नॉट रिक्वायर्ड। वहां पे क्या था दूसरा, हाँ, हाइंडर द मूवमेंट ऑफ कैपिटल, ह्यूज रिजर्व्स ऑफ गोल्ड हाइंडर द मूवमेंट ऑफ कैपिटल। यहाँ क्या लिखा है, इंटरनेशनल मोबिलिटी ऑफ कैपिटल, क्योंकि पैसा किसमें नहीं फंसाना है, हमें गोल्ड के रिजर्व्स में पैसा नहीं फंसाना है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एनकरेज वेंचर कैपिटल, वो क्या था, डिस्करेज, ये उसका ऑपोजिट है, क्या है, एनकरेज वेंचर कैपिटल। वहां पे क्या था, फिक्स एक्सचेंज रेट मे नॉट बी द इक्विलिब्रियम रेट, यहाँ पे बोल रहे ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ, क्योंकि रिसोर्सेज ऑप्टिमली एलोकेट होंगे, जितने होने चाहिए उतने ही होंगे, क्योंकि रेट किससे निकला है बच्चों, डिमांड और सप्लाई से। यहाँ पे किसी एक कंट्री को फायदा नुकसान नहीं होगा, दोनों किस में रहने वाली है, एक पोजीशन ऑफ रेस्ट में रहने वाली है, ठीक है ना, ये चीज है। नेक्स्ट है इसके डिमेरिट्स, जो उसके क्या थे, मेरिट थे, उनको उल्टा कर दो तो क्या हो जाएंगे, डिमेरिट हो जाएंगे। एक हेडिंग हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा पढ़ी थी, चौथे वाली हेडिंग, वो भी बताऊंगा आपको। मार्केट स्टेबल रहेगी या इनस्टेबल रहेगी, वहां पे क्या थी, स्टेबल थी, यहाँ पे इनस्टेबल रहेगी, रेट अप डाउन होते रहेंगे, देखो चिंटी बड़ी टेंशन में है। नेक्स्ट है
अनस्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, सरकार को भी राह नहीं मिलेगा कि क्या करना है, ठीक है ना, क्योंकि रेट क्या होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है, एक पॉलिसी लॉन्ग टाइम तक काम नहीं कर सकती। नेक्स्ट है बायलैटरल ट्रेड बिकम डिफिकल्ट, वहां पे बोल रहा है ग्रोथ होगी, यहाँ पे बोल रहा है डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि रिस्क वाला फैक्टर है। कौन सा फैक्टर है, रिस्क वाला फैक्टर है। और कह रहा है लास्ट वाला पॉइंट बोल रहा है डोमेस्टिक इकोनॉमी बच्चों हमारी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, वल्नरेबल हो जाएगी, किससे, एक्सटर्नल शॉक से, क्योंकि आग उधर लगेगी और धुआं चाटा उनको लगेगा, दर्द हमें हमें होगा, ठीक है ना, वैसा। नेक्स्ट सिस्टम है थर्ड वाला मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, यहाँ पे रेट निकलता तो किसी की हेल्प से, डिमांड और, बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ पे आरबीआई के थ्रू इंटरवीन करती है और रेट को डिजायर्ड लिमिट में रखती है, ठीक है ना, उसका कुछ क्या होता है, मकसद होता है। हाँ बोलो, ये जो इंटरवेंशन होता है कभी कभी होता है या डेली कर सकते हैं, कभी कभी होता है। अच्छा इसको, इसका दूसरा नाम क्या है बच्चों, हाँ डर्टी फ्लोटिंग, क्योंकि रेट फ्लोट कर रहा था उसमें हमने अपनी मन मर्जी चलाई, तो दैट्स वाई इसको बोलते हैं डर्टी फ्लोटिंग। क्या बोलते हैं, क्योंकि सही सही प्रैक्टिस नहीं है ना, एथिकल प्रैक्टिस नहीं है ना, तुम तो अपने मन से कर रहे हो, अपने अकॉर्डिंग, अपने फायदे के लिए। बात समझ में आती है आपको। अच्छा नेक्स्ट है बच्चों टॉपिक बहुत सिंपल सा है, यहाँ पे आ जाओ, डायग्राम से बताता हूँ, डायग्राम में सारी चीजें रिफ्रेश हो जाएगी कम टाइम में। रेट था, अब रेट मान लिया क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है, तो हमारी करेंसी क्या हो गई, डेप्रिशिएट हो गई। सारे बच्चों को पता है रेट अगर कम हो गया एक्सचेंज रेट तो हमारी करेंसी अप्रिशिएट हो गई। डेप्रिशिएट जब होती है तो हमारे एक्सपोर्ट बढ़ते हैं, सारे बच्चों को याद आ रहा है क्यों एक्सपोर्ट बढ़ते हैं हमारे, क्योंकि अगले वालों को फायदा हो रहा है तो वो ज्यादा खरीदेंगे तो हमारे एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे, लेकिन एट द सेम टाइम हमें नुकसान होगा क्योंकि हमें ज्यादा पे करना पड़ेगा। हाँ बोलो ना, एक्सचेंज रेट बढ़ गया तो हमें ज्यादा पे करना पड़ेगा, तो हमारे इंपोर्ट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और इधर देखो एप्रिसिएशन में क्या होगा, एप्रिसिएशन में रेट कम हो गया तो वो एक्सपोर्ट क्या कर देंगे, कम कर देंगे, क्योंकि जो चीजें उन्हें पहले 80 रुपए मतलब 80 के जो सामान मिल रहा था अभी उन्हें कितने का ही मिल पाएगा, 65 का, 60 का मिल पाएगा, तो नुकसान हो जाएगा, तो कम है क्या करेंगे, परचेज करेंगे तो हमारे एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे। लेकिन हमें पहले 80 देने पड़ रहे थे, अभी हमें कितने देने पड़ेंगे, 65 देने पड़ेंगे, 65 देने पड़ेंगे, अगर रेट कम हो गया तो तभी तो अप्रिसिएशन होगा, तो उस केस में हमारे इंपोर्ट बढ़ जाएंगे। मुझे बताओ करेंसी डेप्रिसिएशन क्या होता है, हमारी करेंसी की वैल्यू का घट जाना या घटा देना, घट जाना। करेंसी एप्रिसिएशन क्या होता है, हमारी करेंसी की वैल्यू को बढ़ जाना या बढ़ा देना। करेंसी रिवैल्यूएशन क्या होता है, हमारी करेंसी की वैल्यू को घटा देना, क्या करना, करेंसी रिवैल्यूएशन पूछ रहा हूं मैं आपसे, हमारी करेंसी की वैल्यू को बढ़ जाना या बढ़ा देना। अच्छा करेंसी डिवैल्यूएशन क्या होता है, हमारी करेंसी की वैल्यू को घटा देना, उसका मकसद होता है जो इम्पैक्ट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे किसका पड़ता है, डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन का, सेम एज किसका पड़ता है, डिवैल्यूएशन का और रिवैल्यूएशन का। डायग्राम बिल्कुल सेम है, बस वो हो जाता है और ये वो फ्लेक्सिबल में होता है। यहाँ पे सरकार आज के दिन पे मैनेज फ्लोटिंग करती है क्योंकि फिक्स तो चलता नहीं है, ठीक है ना। और फिर ये फैक्टर हमारे डिमांड और सप्लाई वाले। डिमांड कब कब करेंगे हम फॉरेन एक्सचेंज की, जब क्या करेंगे, डिमांड में क्या होता है, इनफ्लो होता है कि आउटफ्लो होता है, आउटफ्लो होता है, जब हमें रीपेमेंट करनी होगी इंटरनेशनल लोन की, इंपोर्ट करने होंगे, इंपोर्ट करेंगे तो पेमेंट देंगे हम। नेक्स्ट है टूरिज्म, टूरिज्म यानी कि बाहर वाले बंदे यहाँ पे आएंगे, यहाँ वाले बंदे बाहर जाएंगे, यहाँ के बंदे बाहर जाएंगे तो डिमांड करेंगे। यूनिलेटरल ट्रांसफर सेंट अब्रोड, बाहर भेज रहे हैं यहाँ से पैसा, इसके 3-4 नाम बताओ, अनरेक्यूटेड ट्रांसफर, वन साइडेड ट्रांसफर, यूनिलेटरल ट्रांसफर, और बोलो, वन साइडेड बोल ही दिया मैंने, हाँ अनरेक्यूटेड भी बोल दिया, सारे ही बोल दिया मैंने, ठीक है ना। रेमिटेंस बोलते हैं और पर्सनल रेमिटेंस भी बोल सकते हैं इसको। इन्वेस्टमेंट हमने करनी है बाहर या बाहर वालों ने यहाँ पे करनी है, हमें करनी है बाहर तो डिमांड करेंगे। एफआईआई और एफडीआई, याद आ रहा है। अच्छा नेक्स्ट है स्पेकुलेशन, जब हम क्या कराना चाहते हैं, गेन कराना चाहते हैं अपना, से यस और नो। अच्छा डिमांड कर कैसा होता है बच्चों, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, कैसा होता है। नेक्स्ट सप्लाई, सप्लाई में इनफ्लो होता है कि आउटफ्लो होता है, इनफ्लो होता है। जब हम रिकवरी करेंगे किसकी, इंटरनेशनल लोन की, तो हमारे यहाँ पे क्या आएगी, सप्लाई आएगी। नेक्स्ट जब हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे तो सप्लाई आएगी। नेक्स्ट वही टूरिज्म, ठीक है ना, जब यहाँ के बंदे बाहर जाएंगे वहां के यहाँ आएंगे, वहां के यहाँ पे आएंगे। यूनिलेटरल ट्रांसफर अभी भेज रहे हैं, मिल रहे हैं हमें, मिल रहे हैं हमें। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं या वो कर रहे हैं हमारे यहाँ पे, वो हमारे यहाँ पे कर रहे हैं, सेम एज एफडीआई और एफआईआई। बात करते हैं किसकी, स्पेकुलेशन की। जब बाहर वाले लोग क्या करना चाहते हैं, स्पेकुलेट करना चाहते हैं फॉरेन करेंसी पे, तो वो सप्लाई करेंगे। और आप मुझे बताओ कैसा रिलेशन होता है सप्लाई के, फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई में और फॉरेन एक्सचेंज रेट में, पॉजिटिव रिलेशन। इसका कर्व कैसा होता है, अपवर्ड स्लोप होता है, कैसा होता है, अपवर्ड स्लोप होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एक्सचेंज रेट कैसे निकलता है, जब डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व आपस में क्या कर जाते हैं, इंटरसेक्ट कर जाते हैं, तो रेट निकलता है, ठीक है ना।
इतना मैंने आपको जितना भी पढ़ाया मैंने आपको अगले मतलब ये पिछले 15 मिनट में रिवाइज करा दिया। कल हम एक क्या करेंगे, नया टॉपिक क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, जिसका मैंने आपको आज हल्का सा टच दिया था। थैंक यू वेरी मच बच्चों, आज के लिए बस इतना करते हैं। बोलो भारत माता की वंदे। थैंक यू वेरी मच बच्चों।